नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रशासनिक परिषद ने कश्मीर के विभिन्न जिलों में भूमि हस्तांतरित करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर सरकार ने रूसा के मिशन डायरेक्टर रविंद्र कुमार भट्ट सहित 8 दागी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने पहुंचे फारूक खान। और पारा गिरने के बावजूद डेंगू का डंक जारी। नियंत्रण रेखा से सटे जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी हिंसा भड़काने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। कश्मीर में सरहद पर सख्ती बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ जिलों में जगह जगह आतंकियों को छोटे छोटे दल में घुसपैठ के लिए तैयार कर रखा है। इनमें कुछ पुराने आतंकी कमांडर भी शामिल हैं जो दोनों जिलों की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है। अलबत्ता साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी एलओसी पर सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि सीमा पार तत्तापानी, नेकियाल, अग्रिम बालाकोट, डेरी डबसी, लंजोट, अरेड कठार, अग्रिम तरकुंडी, रवलाकोट आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पाक सेना, पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई व आतंकी कमांडरों ने पैड बनाकर वहां पर रखे हुए हैं। ये काफी संख्या में नए और पुराने आतंकियों को यहां पर रखा गया है। मौका मिलते ही इन आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवा दिया जाएगा। फिलहाल अभी एलओसी से सटे क्षेत्रों में इतनी बर्फ नहीं पड़ी है कि जिससे रास्ते बंद हो गए हों। इससे पहले कि दोबारा मौसम बिगड़े, आतंकी मौका पाकर घुसपैठ कर सकते हैं। कुछ समय में राजौरी व पुंछ जिलों में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। प्रशासनिक परिषद ने कश्मीर के विभिन्न जिलों में सीआरपीएफ के कैंप स्थापित करने सहित कई सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि को हस्तांतरित करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षित और उचित आवास मिल सकेंगे। इसके अलावा विस्थापित कश्मीरी कर्मचारियों के आवास के लिए भी जगह दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले हुए। परिषद ने बटालियन कैंप स्थापित करने के लिए सीआरपीएफ के पक्ष में कुल 524 कनाल 11 मरला भूमि स्थानांतरित की है। ये भूमि अनंतनाग जिले के शंगस तहसील के गांव ब्राह, अनंतनाग जिले की तहसील पहलगांव के गांव जुम्मो, अनंतनाग जिले की ही तहसील बिजबेहड़ा के गांव सुबान पहाड़ी, शोपियां जिले की तहसील की गांव के गांव अलीपोरा, शोपियां तहसील के गांव जबूरा बडेरहमा, पुलवामा जिले की तहसील काकापोरा के गांव उखू, पुलवामा जिले की तहसील पामपोर के गांव कदलबल और कोइन में शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के दूसरे साल नए जम्मू कश्मीर की नींव विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन से मजबूत की गई। विकास को तेजी देने की मुहिम की कमान जहां केंद्रीय मंत्रियों ने संभाली, वहीं उपराज्यपाल प्रशासन ने दरबार मूव बंद कर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, कार्यालयों में अनुशासन और सरकारी दफ्तरों में बैठकर देश विरोधी तत्वों का समर्थन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा भी कसा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला किया था। इस फैसले को 31 अक्टूबर को प्रभावी बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बनने का पहला वर्ष जहां सुरक्षा को पुख्ता बनाने पर केंद्रित रहा, वहीं दूसरे वर्ष सुरक्षा के साथ विकास को तेजी देने के लिए संतरी से लेकर मंत्री तक जम्मू कश्मीर में आए। केंद्र सरकार की आउटरीच मुहिम के दूसरे चरण में इस वर्ष सितंबर माह में अब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 71 मंत्री दौरे पर प्रशासन को जवाबदेह बना चुके हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी अपने अपने जिलों में दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में 75 ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया जहां पर्यटन की संभावना तलाश कर उन्हें विकसित किया जा रहा है। कश्मीर संभाग के कई इलाकों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी की टीम ने बारामूला और श्रीनगर में भी छापा मारा है। बताया जा रहा है कि सोपुर के हैदर कॉलोनी में राशिद मुजफ्फर गनी पुत्र मुजफ्फर अहमद गनी और उमर आयूब डार पुत्र मोहम्मद आयूब डार के घर पर छापा मारा गया। इससे पहले आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने बुधवार को 7 जिलों में जमाते इस्लामी के 17 ठिकानों पर छापे मारे थे। जमात के पदाधिकारियों और सदस्यों के परिसरों और संदिग्धों के परिसरों से छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। यह कार्रवाई कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, बांदीपोरा और बडगाम तथा जम्मू संभाग के किश्तवाड़ और जम्मू जिले में की गई। इससे पहले एनआईए ने 8 और 9 अगस्त को छापेमारी के दौरान प्रदेश के 14 जिलों में 61 जगहों पर छापेमारी की थी।
भारी बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आरएसपुरा और बिश्नाक क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्य कृषि अधिकारी अरविंद बड़ू भी मौजूद थे। फारूक खान ने दौरे के दौरान किसानों के साथ मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार सरकार किसानों को बीज और खाद मुहैया करवाएगी ताकि उनको हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि जिन किसानों की फसल खेतों में बर्बाद हुई है उनको उसकी कटाई भी अभी करवानी पड़ रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बातचीत कर दिल्ली से स्प्रे मंगवाने का प्रयास कर रही है। इस स्प्रे के इस्तेमाल से खेतों में ही फसल को खाद में बदल दिया जाएगा। इससे किसानों के कटाई के पैसे भी बचेंगे और उनको खाद भी मिल जाएगी। वहीं सलाहकार फारूक खान के साथ भेंट करने वालों में भाजपा किसान मोर्चा के महासचिव एवं त्रेवा की सरपंच बलवीर कौर, आरएसपुरा से डीडीसी सदस्य, सुचेतगढ़ के डीडीसी सदस्य, क्षेत्र के पंच व सरपंच भी शामिल थे। सरपंच बलवीर कौर ने सलाहकार फारूक खान को बताया कि ये सभी इलाके सीमांत हैं जहां किसानों को दोहरी मार पड़ी है। अक्सर ये इलाके पाकिस्तानी गोलाबारी की चपेट में रहते हैं। अपनी जान हथेली पर रखकर किसान इन इलाकों में खेती करते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कुदरत भी इन्हें मार दे रही है। उन्होंने किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी सलाहकार फारूक खान के समक्ष रखी। डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिसर्स के जरिए सारी असेसमेंट करवा चुके हुए हम। मेरा आ जाने का मकसद ये था कि एक तो मैं अपनी नज़र से भी देख लूँ कि कितना नुकसान हुआ है, और दूसरा अपने किसान भाइयों से बात करके, और जो हमारे यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे हैं पंचायत के, ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के, उनसे भी बात करके आश्वासन दिलवाएं कि हम आपके साथ हैं। हमारी कोशिश होगी किसानों का इसको जितना जायज़ मुआवजा है वो मिले। सर, लोगों की खड़ी रहती है, हर बार देखा जाता है, हर बार लोग आते हैं और दे के चले जाते हैं। मैं हर बार की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। सर, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको बीमा नहीं है, सभी का बीमा नहीं है। क्या सरकार सभी को बराबर बीमा देगी? बीमा के बारे में मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। ये सबक सीखना चाहिए कि सबको बीमा करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ी एक पूरे देश में एक स्कीम चलवाई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चिनाब वैली की सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। पिछले 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में 706 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। चिनाब वैली में खराब सड़कें, ओवरलोडिंग, तीव्र मोड़ पर हादसों के मुख्य कारण बन रहे हैं। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में हो रहे सड़क हादसों में भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है। ठाठरी से पुल डोडा तक के सड़क मार्ग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत जस की तस है। चिनाब वैली में 3 जिले आते हैं। अकेले डोडा जिला की अगर हम बात करें तो 2017 से सितंबर 2021 तक 1025 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 206 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं किश्तवाड़ जिले में इस अवधि के दौरान 393 सड़क हादसे हुए, जिसमें 157 लोगों की मौत हो चुकी है। किश्तवाड़ में सड़क हादसों में मरने वालों की दर ज्यादा है। रामबन जिले में 1171 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 343 लोगों की मौत हुई है। डोडा जिले में सड़क हादसों का बड़ा कारण जर्जर और संकड़ी सड़कें होने के साथ ब्लैक स्पॉट भी हैं, जो आए दिन सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। पारा गिरने के बावजूद डेंगू का डंक जारी है। पिछले 2 दिन में प्रदेश में 83 नए डेंगू के मामले मिले हैं। इनमें अधिकांश मामले जम्मू जिला, कठुआ और सांबा में आए हैं। डेंगू के मामले बढ़ने के साथ मच्छरों को सफाई के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। जम्मू जिला में नए 27 डेंगू के मामले मिले हैं। इस जिले में सार्वजनिक 452 मामले मिल चुके हैं। इस तरह कठुआ में 31 नए मामलों के साथ आंकड़ा 123 तक पहुंच गया। सांबा में नए 22 मामले जो हैं वो नए आए हैं और इसके साथ ही अब तक 60 मामले मिल चुके हैं। जम्मू संभाग का लगभग हर जिला डेंगू से प्रभावित है। शहर के जीएमसी और एसएमजीएस सहित अन्य अस्पतालों में डेंगू और वायरल बुखार से बड़ी संख्या से पीड़ित होकर लोग पहुंच रहे हैं। कठुआ जिले में डेंगू महामारी बढ़ती ही जा रही है। पिछले 5 दिन तक डेंगू जांच किट ना होने से जीएमसी में डेंगू जांच बंद थी। इसका नतीजा ये हुआ कि डेंगू की जांच शुरू होने पर अब लगातार डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। वीरवार को जीएमसी से 5 रिपोर्ट सामने आई तो 30 लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए। 2 ही दिन में 50 नए डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जिले में अब डेंगू के मरीजों का आधिकारिक आंकड़ा 131 तक पहुंच गया है। वहीं निजी जांच रिपोर्टों को भी जोड़ लें तो 1 महीने में कठुआ जिले में सामने आए डेंगू के मामले 300 से भी अधिक हो गए हैं। कई लोग पंजाब में तो कई लोग जीएमसी की बजाय निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर सरकार ने और 8 दागी कर्मचारियों को गुरुवार को बर्खास्त कर दिया। इन सभी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। सूत्रों के अनुसार बर्खास्त होने वालों में रूसा के मिशन डायरेक्टर रविंद्र कुमार भट्ट भी शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न विभागों में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार किया। उनके खिलाफ तत्कालीन विजिलेंस विभाग ने 2015 में मुकदमा दर्ज किया था। बड़गाम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू होने के दौरान रोशनी योजना के तहत उन्होंने अनियमित तरीके से सरकारी जमीन हस्तांतरित की थी। कपटपूर्ण तरीके से मार्केट रेट से काफी कम कीमत जमीन की तय की। अनधिकृत तरीके से आवासीय से कृषि भूमि के रूप में वर्गीकरण को परिवर्तित किया। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी की अध्यक्षता में पीडीपी के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि देशद्रोहियों का समर्थन करने के लिए कई कश्मीरी नेता सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कश्मीरी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। उन्होंने सरकार से आह्वान करते हुए कहा कि ये जो कश्मीरी नेता हैं जो देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। देश के गद्दारों को स्वर्गीय त्रिलोचन सिंह वजीर जी के पुत्र करण सिंह वजीर ने अपने परिवार सहित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जब अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए थे, उन्होंने उस दौरे के दौरान उन्हें अपना मेमोरेंडम पेश करना था, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजर्स की गलती के कारण उन तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी साझा की। आवाज़ को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एलजी माननीय श्री मनोज सिन्हा जी तक पहुंचाएं। हम पहले भी एक बार श्री मनोज सिन्हा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड के साजिशकर्ता को बेनकाब करने में पूरा प्रयास करेंगे। हमें भारत के न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। कोई भी साजिशकर्ता कुछ समय के लिए अपने आप को छुपा तो सकता है, मगर कानून की नज़र से बचा नहीं सकता। हम माननीय गृह मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि वो इस केस में वो अपने हस्तक्षेप से त्रिलोचन सिंह वजीर और उनके परिवार को इंसाफ दिलवाएं और उनके परिवार को मिलने के लिए हम उनसे एक बेनती करेंगे कि वो हमें टाइम दें। मैं फिर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इस सच की आवाज़ बनकर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सन्नी कांत की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई। इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि एलजी साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, खासतौर पर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर इसमें बात की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पूरे भारत की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर है तो जम्मू कश्मीर में। और साथ ही साथ इस मेमोरेंडम में उन्होंने ये भी कहा कि 370 टूटने के बाद ये कहा गया था कि जम्मू में जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, उसमें यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन यहाँ के युवाओं को सिर्फ 20% ही रोजगार मिल पाता है। बाकी रोजगार बाहर से आकर लोगों को यहाँ पर रोजगार मुहैया करवाया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। जो है रिजर्वेशन जो है हमारे वहाँ के लोगों की वो सीमित है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में 80 से 90% जो है जम्मू एंड कश्मीर को रोजगार मिलना चाहिए। जहाँ भी आपका काम लगे, जिधर भी आपका काम चले, 80 to 90% जो रोजगार है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे युवा की बढ़ती ये बेरोजगारी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और एलजी साहब से डिमांड करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको जम्मू एंड कश्मीर के वासियों से वाकई में प्यार है, आपकी सरकार को प्यार है, तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक दिवाली पे ऐसी खुशखबरी दें जो कि हम चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को रोजगार दे के हम जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को खुश करें। कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग जो 5 दिसंबर को शुरू होने जा रही है, इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि इसमें 16 टीमें क्रिकेट की भाग ले रही हैं और जो विनर टीम होगी उसे 31,000 का इनाम दिया जाएगा और रनर अप
टीम को 21,000 के इनाम से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की गई। हम सारी पार्टियों से भी ये अनुरोध करते हैं कि वो सामने आए और जितना हो सके सपोर्ट अपना एक जेन्युइन सपोर्ट दिखाए किसी भी कॉज के। अगर वो आके अपनी प्रेजेंस ही दें और जिस वे में भी उनको लगता है कि उनको ये शो मतलब अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं किसी भी वे में, इन एनी वे, हम नहीं चाहते कि वो हमें पैसा दें या किसी भी रिलेटेड, बट जिस भी वे में अगर कोई भी पार्टी आके हमें कोई भी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, कोई भी ऑफिशियल हमें सपोर्ट करे, दैट विल मोर देन इनफ। सबसे ज़्यादा टैलेंट जेएंडके में है, बट हमें आगे मौका नहीं मिल रहा बच्चों को। जैसे हम कहना ही चाहिए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।